भारत में दी ओमिक्रॉन ने दस्तक। कर्नाटक में 66 और 46 साल के 2 लोगों में मिला ओमिक्रॉन वायरस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। सीएम ने डॉक्टर मंगल सेन के जीवन पर आधारित पुस्तक का किया विमोचन। कहा, मंगल सेन ने किए कई जनसेवा के कार्य। 1 लाख से कम आय वाले लोगों की आर्थिक मदद का दिया आश्वासन। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। कहा, दोनों पार्टियों में बन चुकी है सहमति, जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार। श्याम सुंदर हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने दिल्ली पुलिस को किया सरेंडर। आरोपी पर पुलिस ने रखा था 2 लाख का इनाम। हत्या का वीडियो भी आया सामने। कैथल में हनी ट्रंप का मामला आया सामने। महिला ने प्यार के जाल में फंसाकर व्यापारी से लूटे 50 लाख। व्यापारी ने शिकायत की और इस पर पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में भरी बस से टोल कर्मी के अपहरण की कोशिश। भीड़ की वजह से अपने मंसूबों में नाकामयाब हुए बदमाश। बस के कैमरे में कैद हुए बदमाश की तस्वीरें। और हिसार में जहर देकर 20 कुत्तों को उतारा मौत के घाट। कुत्तों ने पोल्ट्री फार्म की जाली तोड़ी तो मालिक ने दिया जहर। जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का अखबार और आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। आज के अखबार में बात करते हैं उन खबरों के बारे में जिन्हें यहां पर तमाम अखबारों में जगह मिली हो, अखबारों में सुर्खियां बनी हो। उन्हीं पर हम बातचीत करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं कि आज की बड़ी खबरें क्या कुछ हैं और साथ ही साथ उन खबरों पर चर्चा भी करते हैं। जब तक आप अपने ऑफिस के लिए रेडी होते हैं तब तक हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको उन बड़ी खबरों से रूबरू करा दे जिनका सरोकार आपसे है। तो चलिए आज के अखबार की शुरुआत करते हैं और आज हम सबसे पहली खबर पर बात करेंगे। जिस तरीके से किसानों ने लगातार अपने आंदोलन को लेकर यहां पर बातें रखी हैं, आंदोलन को लेकर किसानों का कहना है कि अब वापस नहीं जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बातचीत के संकेत दिए हैं। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि किसानों से बातचीत के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा कि अब आगे क्या कुछ करना है। किसानों पर जो मामले दर्ज हैं उन मुकदमों पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जब किसानों के साथ बातचीत होगी तब इस पर भी चर्चा होगी। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी पर ड्राफ्ट तैयार होने की बात कही है। दूसरी तरफ करनाल से किसान सिंधु बॉर्डर के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान किसानों ने 51 फीट की लंबी ट्रॉली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश भी की। तो इसी पर चर्चा करेंगे। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से बातचीत के संकेत दिए हैं, यानी किसानों से बातचीत होगी। बातचीत के बाद अब किसी तरीके का कोई हल निकाला जाएगा। किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हैं उन पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जब किसानों के साथ बातचीत होगी तब इस पर चर्चा होगी। सर, किसानों ने कहा कि अगर आपका निमंत्रण आता है तो वह जरूर मिलने आएंगे आपसे। ठीक है, निमंत्रण देंगे उनको। तो लगता है तो समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। काफी नजदीक पहुंची है बात। तो दर्ज मामलों के ऊपर कोई विचार किया जा रहा है, तो उनकी सिर्फ एक मांग रह गई है कि जब आपस में मिल बैठेंगे तो बात करेंगे। तो निमंत्रण भेजेंगे सर आगे? अभी बात करेंगे। तो अपनी तरफ से कुछ किसान नेताओं को कहना चाहेंगे कि अब काफी मांगे मान ली है सरकार ने, अब वापसी हो जानी चाहिए? नहीं, वो तो मैंने पहले ही अपील की है और दोबारा करता हूँ कि अब उनको वापस से जाना चाहिए। फिर भी वो 4 तारीख को 2 दिन बाद मीटिंग करेंगे तो फैसला करेंगे। तो हमारे संवाददाता लाजपत इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर। लाजपत, जिस तरीके से यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि किसानों से बातचीत करेंगे और बातचीत के बाद ही आगे चर्चा हो पाएगी, साथ ही साथ यहां पर किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक हम इस आंदोलन को लेकर किसी तरीके से कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। आखिर क्या कुछ बातचीत चल रही है सरकार और किसानों के बीच में अब तक? जी बिल्कुल, देखिए सिंघू बॉर्डर एक ऐसा बिंदु पॉइंट है जहां पर किसान आंदोलन मजबूती से बात रखता है और लगातार 1 साल से अधिक हो चुका है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे दोनों तरफी बात चल रही है। 11 दौर की बैठक जो किसानों की सरकार के साथ भी हुई और अब लगातार बैठकों का दौर भी जारी है सिंघू बॉर्डर। और जो लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं अल्टा पलटी हो रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। तो ऐसे में जो अन्य मांगे हैं उन पर चर्चा जरूर है, क्योंकि जैसे इस आंदोलन से जुड़ी हुई सभी बातों पर चर्चा है। जैसे केस दर्ज हुए हैं
या दिल्ली जो 26 जनवरी वाली बात है, या अनेक तरह के मुद्दे हैं, एमएसपी की बात है, अनेक तरह के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा जरूर रहती है। लेकिन हमारी यही अपील है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक बेंच पर बैठकर बात होगी, लेकिन कुछ किसानों को आगे बढ़ना चाहिए, कुछ सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने जब तीनों कृषि कानूनों को वापसी ले लिया है तो कहीं ना कहीं अब राज्य जो सरकारें हैं, जैसे हरियाणा है, यूपी है और पंजाब है, अनेक तरह की जो स्टेटें हैं, उनको मुख्यमंत्री को किसानों के साथ बैठकर लाजपत, किसानों का क्या कुछ कहना है? किसान आखिर कह क्या रहे हैं? जब आप फील्ड पर उतरते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं, उनका कहना क्या है? जी बिल्कुल, किसानों का यही कहना है कि हमें बड़ी खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापसी ले लिए हैं। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो किसान नेता है उनकी बैठकों का दौर जारी है। किसान नेता है, उन्होंने साफ कहा है कि अभी हमारी आंखें जो काफी मांगे ऐसी हैं जिन पर सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है उस पर चर्चा बाकी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें अनेक तरह की मांगे थी, उस पर अभी चर्चा नहीं है। तो इस बात को लेकर सबसे बड़ी जो बैठक है, ऐतिहासिक बैठक है, वो 4 तारीख की रखी गई है, यानी कि कल की तारीख है। और वो बड़ी बैठक होगी और उसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें कि 40 लोगों का जो ग्रुप है वो सभी इसमें शामिल होने की बातचीत है। लेकिन सबसे बड़ा आंदोलन का जो सबसे बड़ा चेहरा है, जो राकेश टिकैत है, वो बैठकों में नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन एक रात जरूर पहुंचे थे। उनसे हमारी बातचीत करने का हमने प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। लेकिन इस आंदोलन को जो मजबूती दी थी, दोबारा से 26 जनवरी की घटना की बात करें तो राकेश टिकैत वो चेहरा था जिन्होंने इस आंदोलन को मजबूती दी थी, लेकिन वो बैठक में नहीं पहुंचते, तो ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। जी लाजपत, अगर ऐसे में देखा जाए, यहाँ पर किसानों की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि 51 फीट की लंबी ट्रॉली निकालकर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश भी उन्होंने की है। अगर लाजपत देखा जाए, जब सरकार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ 3 कृषि कानूनों को वापस लिया, किसानों के हक में फैसला हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी किसान इस आंदोलन को पीछे लेने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब तक ये मांग थी कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। अब जब कृषि कानून रद्द हो गए हैं तो बाकी अपनी अन्य मांगों को लेकर सामने आ गए हैं। जी बिल्कुल, ये देखिए, आपको बता दें कि जो तीनों कृषि कानून जो देश के प्रधानमंत्री ने जरूर वापसी ली है, लेकिन जो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने चुनौती है, क्योंकि अनेक तरह की जो मांगे हैं, जैसे केस दर्ज हुए, काफी किसानों पर केस दर्ज है, या रेलवे लेकिन लाजपत, यहाँ सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि किसान ये चाह रहे हैं कि अगर किसी चीज को उन्होंने एकदम से कहा है तो हर चीज एकदम से हो। एकदम से कोई भी चीज नहीं होती है। कोई, अगर आप खेती भी करते हैं, कोई फसल भी लगाते हैं, तो उसको उगने में भी टाइम लगता है। अगर किसी चीज को किसानों ने कहा है तो उसके लिए सरकार को वक्त भी देना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए, एक बेंच पर बैठकर बातचीत होती है, चर्चा होती है, क्योंकि अनेक तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, फाइलें जो है काफी हैं, उनमें खंगालना भी होता है, काफी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें समय की जरूरत होती है, और समय जो है वो जो निर्धारित समय उसमें जरूर दिया जाता है, उसकी अभी तक कोई सूचना नहीं मिल रही है। लेकिन किसानों की तरफ से जरूर बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में लगातार जो खींचातानी जरूर देखने को मिल रही है। ऐसे में यही है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार है और किसान है, उनको एक बेंच पर बैठकर बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, ताकि इसका समाधान हो, क्योंकि आंदोलन काफी बड़ा हो चुका है, 1 साल से के करीब हो चुका है। क्योंकि आपको बता दें कि अंग्रेजों के समय जो आंदोलन हुआ था 9 महीने का था, ये 12 महीने का आंदोलन है। ये ऐतिहासिक आंदोलन है, काफी बड़ा आंदोलन है, क्योंकि इसमें सभी अलग अलग स्टेट के जो किसान है वो इसमें शामिल है, और सभी किसानों ने एक ही बात रखी थी कि तीनों कृषि कानूनों को वापसी लिया जाए। जो इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे हैं, उन्होंने भी कहा था कि तीनों कृषि कानून वापसी होंगे तभी किसान घर वापसी जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है लगातार चर्चा का जरूर विषय बना हुआ है। लेकिन जो कल की बैठक है वो अहम बैठक है, इसमें क्या फैसला हो सकता है, क्योंकि ये बैठक 1 तारीख की भी रखी गई थी, उसको रद्द कर दिया गया था। अनेक तरह की तारीखों पर तारीख मिल रही है, लेकिन कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा। इसमें लेकिन लाजपत, इस पूरी खबर को, जब इस पूरी खबर को हम शुरू से आखिरी तक देखते हैं तो इस खबर में सबसे बड़ी बात यही लगती है कि किसानों को, सरकार को वक्त देना चाहिए। जब कृषि कानून रद्द के लिए 1 साल का वक्त यहाँ पर हो चुका है, ऐसे में सरकार को थोड़ा और वक्त मिलना चाहिए। चलिए, आपको रोकती हूँ यहाँ पर। लाजपत, हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ, धन्यवाद। राकेश जी, क्या करना है आगे, किस तरीके की रणनीति रहेगी? क्योंकि सरकार की ओर से तो आपके हक में फैसला हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन वापस नहीं हो रहा है। कहाँ फैसला हो गया? कृषि कानून तो रद्द हो गए ना सर, यही तो एक आपकी सबसे बड़ी मांग थी।
देश में कोरोना की बीमारी आई, कोरोना खत्म हो गया तो फिर अस्पताल भी बंद हो जाना चाहिए, देश से बीमारी खत्म होगी। काले कानून 1.5 साल पहले आए, एक बीमारी थी, बीमारी खत्म होगी तो इसका मतलब देश से किसान की बीमारी थोड़ा खत्म होगी। तो यानी सर ये तो लंबा चलता रहेगा, क्योंकि कोरोना को तो बहुत वक्त हो चुका है। हाँ, लंबा चलेगा, ये लंबा चलेगा। हाँ, यानी धीरे धीरे आपकी और मांगे भी बढ़ती रहेंगी और सरकार पर दबाव भी बढ़ता रहेगा। यानी कि बढ़ती रहेगी, यानी कि जब तक बीमारी रहेगी तो वो रहेगी, बीमारी खत्म। तो सर कोरोना को तो बहुत वक्त हो चुका है, यानी मान ले कि किसान आंदोलन भी अभी लंबा चलेगा, अभी आप लोगों की मांगे भी बढ़ती जाएंगी, बीमारी भी बढ़ती जाएगी, यही माने? हाँ, लंबा चलेगा। तो क्या कुछ मूड है आगे खत्म करने की और सोच रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तो फैसला ले लिया है? ये सरकार बताओगी खत्म कब करना, सरकार के हाथ में है, सरकार से पूछो ना ये बात। नहीं, खत्म तो आपको करना है सर। नहीं, सरकार को करना खत्म। तो यानी आपने तो जो मांगे अपनी रखी हैं, जब तक ये मांगे सरकार नहीं मानती है तब तक आप लोग अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे? हम कहीं नहीं जाते जब तक। तो आपको नहीं लगता राकेश जी सरकार को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए? हाँ, दे रखा वक्त, अपना कर लो, हम क्या कहीं जाना, यहीं बैठे भाई। सरकार को और टाइम है, जितने दिन में कर देगी अपना, जब बात कर लेगी, जब 1 साल हो गया तो और देख लेगी सरकार कितने दिन में करेगी काम। वक्त तो दे रखा, हम क्या सरकार का सींग मार रहे। हाँ, नहीं सरकार को तो आप सींग नहीं मार रहे राकेश जी, लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन लगातार चल रहा है इससे आम जनता को भी तो परेशानी हो रही होगी ना। आम जनता तो खुद है, कह रहे कि हटना नहीं। अच्छा, आम जनता आपसे कह रही है कि हटना नहीं है? हटना नहीं, ये आम जनता का ये तो आंदोलन है। लेकिन इस आंदोलन को लेकर राकेश जी अगर देखा जाए, जिस तरीके से पूरा साल निकल चुका है, 1 साल बीत चुका है आप लोगों को आंदोलन करते हुए, अब सरकार को थोड़ा सा वक्त देकर सरकार से बातचीत कर इस पर हल निकालना चाहिए आप लोगों को। कहाँ है सरकार? बातचीत करवा दो सरकार से, कहाँ है सरकार? तो मिली नहीं। खुद यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी यही कहना है कि आप लोगों के साथ बातचीत की जाएगी और इस पर जल्द फैसला होगा। जो मुकदमे लिए गए हैं वो भी वापस होंगे। जब बातचीत करेंगे वे तो जब बता देंगे। चलिए, यानी आपकी ओर से तो किसी भी तरीके से मूड नहीं लग रहा कि ये खत्म हो? ना, हमारे उससे कोई बात नहीं है। जब सरकार बात नहीं कर रही तो किससे बात करे? दीवारों से बात करें। तो सरकार को थोड़ा वक्त तो आप देंगे राकेश जी, बातचीत तो वो करेंगे। खुद मुख्यमंत्री का कहना है कि वो आप लोगों से बातचीत करेंगे। उन्हें बात करने दो, बात करने दो, जब वे बात करेंगे उन्हें बताऊंगे, सरकार को बताएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान आंदोलन पर अभी राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़े थे, जिनका साफ तौर पर कहना है और किसी भी तरीके से उनका जो मूड है वो बिल्कुल नहीं लग रहा आंदोलन खत्म करने वाला। साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार जब बातचीत करेगी तो बातचीत के बाद ही कुछ इस पर हल निकल पाएगा, लेकिन सरकार को किसी भी तरीके से यहां पर वक्त देने के मूड में तो किसान नेता राकेश टिकैत नजर नहीं आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार पहले बातचीत करे, कोई हल निकाले, उसके बाद ही ये आंदोलन वापस होगा। यानी अभी ये लंबा आंदोलन चलने वाला है और किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी सारी मांगे पूरी नहीं कर देती है। चलिए लाजपत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बातचीत की इस पूरी खबर पर। तो पूरी दुनिया में जिस तरीके से कोरोना को लेकर दहशत फैली थी, कोरोना के बाद लोगों के अंदर डर था, वैसे ही अब कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भी लोगों के अंदर दहशत है। ओमिक्रॉन ने हड़कंप मचा दी है, देश में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। कर्नाटक में यहां पर 66 और 46 साल के 2 लोगों में ओमिक्रॉन वायरस मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी खुद जानकारी दी है। बता दें कि ओमिक्रॉन को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है और फिर से कोरोना नियमों की सख्ती से पालन करने के निर्देश दे दिए हैं। ओमिक्रॉन ने चिंताओं को बढ़ा दिया है। यहां देखा जाए तो कोरोना के बाद से ही लोगों के अंदर काफी ज्यादा दहशत देखी गई थी। हर तरफ सन्नाटा भी हुआ था, लॉकडाउन तक यहां पर लगा दिया गया था पूरे भारत में, लेकिन उसके बावजूद भी एक बार फिर से यहां पर लोगों के अंदर लापरवाही देखने को मिली थी। लेकिन इस बार आपको सतर्क होना है, यहां पर जनता को सतर्क होने की जरूरत है। सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने की जरूरत है। कोरोना की गाइडलाइन का ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि अब
आपके लिए इससे भी खतरनाक यहां पर वायरस आ चुका है, ओमिक्रॉन। इसने चिंताओं को बढ़ा दिया है। अब तक भारत में केसेस नहीं मिले थे, लेकिन अब ओमिक्रॉन के 2 केसेस मिल चुके हैं कर्नाटक में, 66 साल के एक शख्स में और 46 साल के, यानी कि 2 शख्स में ओमिक्रॉन के यहां पर ये वायरस मिला है, जो अपने आप में चिंताओं को बढ़ा रहा है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव उनसे बातचीत कर लेते हैं। अनूप, जिस तरीके से ओमिक्रॉन ने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है, अब बेहद चिंता की बात तो यह है कि अब भारत में भी इसकी दस्तक हो चुकी है। 2 केसेस मिल चुके हैं, 46 यहां पर साल के और 66 साल के 2 लोगों में ओमिक्रॉन मिला, जिसके बाद अब भारत के लिए बड़ी चुनौती है और चिंताएं भी बहुत ज्यादा हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से वैश्विक महामारी कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद देश अभी तक उभर भी नहीं पाया था कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जो दस्तक हिंदुस्तान में देखने को मिली है, उससे कहीं न कहीं भारत सरकार तो इसको लेकर के जागृत है, लेकिन उसके अलावा प्रशासन और आम जन से भी यही अपील की जा रही है कि वो भी इसको लेकर के जागृत हो जाए। कोविड-19 की जो गाइडलाइन थी उनको पूरी तरह से फॉलो करे। जिला प्रशासन हिसार की अगर हम बात करें तो उन्होंने 67 टीमें गठित कर दी है, जो लोगों को जाकर के पहले जागरूक करेगी, चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या भीड़ भाड़ के इलाके से बचने की बात हो। अगर ऐसे में लोग भीड़ भाड़ के इलाके में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाए मिलते हैं तो उनका चालान भी किया जाएगा। 67 टीमें पुलिस अधीक्षक द्वारा कल ही इस प्रकार के आदेश जारी किए गए हैं जिला भर में। उसके अलावा लोगों से पहले समझाने की अपील की जाएगी कि आप जिस प्रकार से कोविड-19 की जो गाइडलाइन थी उनका फॉलो कर रहे थे, अब उसी को लगातार आपने फॉलो करना है, क्योंकि जिस प्रकार से ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट सुनने में देखने में मिला है भारत के अंदर, तो उसके बाद कहीं भी ऐसी ढिलाई बरतने की प्रशासन की और सरकार की कोई मंशा दिखाई नहीं देती। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर अगर अनूप देखा जाए, लगातार जिस तरीके से कोरोना को लेकर लोगों को यहाँ पर सतर्क किया जा रहा था, उन्हें समझाया जा रहा था, लेकिन एक बार फिर से लोग कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आए हैं। और शायद अगर इसी तरीके से लोगों में लापरवाही रहेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी तक तो 2 केसेस मिले हैं, भारत में कई और जगहों पर अन्य केसेस भी मिलने शुरू हो जाएं। लोगों को सतर्क होने की जरूरत है अनूप। जी बिल्कुल, सबसे पहले लोगों की बड़ी लापरवाही की अगर हम बात करें तो जो 2nd डोज वैक्सीन की है वो नहीं लगवा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा है 84 दिन का समय बीत जाने के बाद, बहुत लंबा समय उनका चला गया है, लेकिन वो 2nd डोज लगवाने के लिए तैयार नहीं है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लापरवाही मामला जो है सामने आ रहा है। ऐसे में लोग मास्क लगाना छोड़ चुके हैं, भीड़ भाड़ में जिस प्रकार से 2 गज की दूरी थी वो छोड़ चुके हैं। विवाह, शादी समारोह, रैली, झलसे, जुलूस जो भी है उनमें तमाम तरह की जो गाइडलाइन थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तो ऐसे में अगर ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ता है तो जरूर चिंता का विषय है, क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है, लेकिन अब सरकार और प्रशासन या आम जन को भी ये चाहिए कि इस पर पूरी सख्ती के साथ इन चीजों का पालन करे ताकि ओमिक्रॉन को बढ़ने से रोका जा सके। बिल्कुल, सरकार के साथ साथ यहाँ पर लोगों को भी अब सतर्क होना जरूरी है। अगर आप सतर्क नहीं होंगे तो आप अपने लिए यहाँ पर नई मुसीबतों को बुला सकते हैं। हमारे साथ इस पूरी खबर पर दीपक मुट्रेजा भी जुड़ गए हैं। दीपक मुट्रेजा से बातचीत कर लेते हैं। दीपक, जिस तरीके से ओमिक्रॉन के 2 केसेस मिले हैं यहाँ पर कर्नाटक में, एक 46 साल और एक 66 साल के शख्स में ओमिक्रॉन वायरस मिला है, जिसके बाद भारत के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के बड़ी चुनौतियां हैं, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि इससे पहले भी कोरोना में अपनों को खो चुके हैं लोग। इस बार बिल्कुल लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। बिल्कुल लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। ओमिक्रॉन जो है भारत के अंदर दस्तक दे चुका है। हालांकि पहले भी 2 लहरें भारत को काफी नुकसान पहुंचा चुकी है। अभी इन दोनों लहरों से अभी भारत उभरा भी नहीं है कि तीसरी लहर की संभावनाएं जिस प्रकार से बताई जा रही है। हालांकि पहले ऐसा लगता था कि तीसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन जिस प्रकार से ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है नया, उसको लेकर के अब चिंता की लकीरें पूरे देश भर। अनूप, यहाँ पर अगर हम बात करें जिस तरीके से यहाँ पर कर्नाटक में 2 केसेस मिले हैं, इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ तैयारियां इस पर की जा रही हैं? क्योंकि अगर शुरू से ही तैयारियां की जाएं तो ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि अगर शुरू से हमारी तैयारियां रहेंगी तो शायद हम इसको चुनौती दे सकेंगे, हम इससे निपट सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारी है?
देखिए, अगर हम पहले सरकार की बात करें तो सरकार इसको लेकर के काफी सख्त नजर आ रही है। चाहे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बयान की बात करें या फिर जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक दोनों ने एक मीटिंग लेकर के तुरंत प्रभाव से नई गाइडलाइन जारी की है और उसमें खास करके ये चीजें जो कोविड-19 की थी उनको पुनः पूरी तरह से जीवन में अपनाने की बात कही गई है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने 67 टीमें हिसार जिले के अंदर गठित कर दी है, जो अलग अलग स्थानों पर जाकर के, चाहे वो सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं भी हो, उसके अलावा भी आमजनों को जागरूक करेगी। और उसके अलावा अगर फिर भी कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका फॉलो नहीं किया जाता, उनका पालन नहीं किया जाता है तो मास्क का चालान किया जाएगा, सख्ती से पेश आया जाएगा। इस प्रकार की गाइडलाइन जिला प्रशासन द्वारा कल ही तय कर दी गई है। जी चलिए दीपक, आपके पास आऊंगी। आपसे मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से यहाँ पर सरकार, हरियाणा सरकार की बात कर ले तो हरियाणा सरकार की ओर से क्या कुछ तैयारियां इस पर की जा रही हैं? क्योंकि सबसे बेहद जरूरी है कि पहले से ही इसे लेकर तैयारी की जाए। कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर हम उतना सजग नहीं थे शुरू में और इसी वजह से जो स्थिति थी वो काफी ज्यादा बिगड़ गई थी और आखिर में आकर स्थिति बेकाबू हो गई थी। लेकिन इस बार हमें पहले से सतर्क होने की जरूरत है। हरियाणा सरकार की ओर से अगर बात करें तो इस पर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से? बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग ने जिस प्रकार से आदेश दिए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही थी, मास्क लगाने की बात कही थी, वैक्सीनेट कराने की बात कही थी। हालांकि वैक्सीन की दूसरी डोज जो है काफी संख्या के अंदर 50% जो लोग हैं अभी जो सेकंड डोज है उसको नहीं लगवा रहे, जो कि चिंता की लकीरें पूरे भारतवर्ष के लिए है, क्योंकि कोरोना अगर आता है तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि गृह मंत्रालय ने भी जिस प्रकार से आदेश दिए थे कि सख्ती अब करनी होगी, जो रख रहे उनके खिलाफ जो है चालान उनके काटे जाए, उन लोगों से सख्ती से पेश आया जाए। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की जो एडवाइस है उसको भी और जो आदेश है उनको भी अब मानना होगा। नहीं माना जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन ने करने के अब मन बना लिया है और सरकार के आदेश भी आ चुके हैं। बिल्कुल, तो लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है। सरकार के साथ साथ आप लोग भी सतर्क हो जाइए ओमिक्रॉन से, क्योंकि अगर आप लोग ओमिक्रॉन से सतर्क नहीं हुए तो अपने लिए मुसीबतें आप खड़ी कर सकते हैं। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनूप, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत आपने की, इस खबर पर विश्लेषण आपने हमारे साथ किया। तो बेहद जरूरी है कि अब सरकार के साथ साथ आप लोग भी सतर्क हो जाइए, क्योंकि कोरोना को आप एक बार यहां पर कोरोना से मुसीबतें झेल चुके हैं, लेकिन अब आपको सतर्क होने की जरूरत है। अगर लापरवाह आप होंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंस पालन नहीं करेंगे, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो अपने लिए मुसीबतें आप खड़ी कर सकते हैं। इसलिए बेहद जरूरी होगा सरकार के साथ मिलकर काम करिए, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम करिए और सतर्क हो जाइए, मास्क का इस्तेमाल जरूर करिए। बात करेंगे यहां पर कुरुक्षेत्र की, तो जिस तरीके से गीता महोत्सव का शुभारंभ हुआ और शुभारंभ होने के साथ साथ गीता को लेकर, यहां पर गीता महोत्सव को लेकर सभी के अंदर काफी उत्साह भी नजर आया। गीता महोत्सव का आगाज हो चुका है। जरान जयराम विद्यापीठ के संतों ने पूजन किया। बता दें कि 13 दिसंबर को गीता संसद में होगी। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अवसर पर सरस और क्राफ्ट मेले का विधिवत शुभारंभ हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार गीता के प्रचार प्रसार के लिए प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकांश राष्ट्रीय अध्यक्षों को गीता भेंट की है और उन्हें गीता अध्ययन उपरांत इसकी सराहना भी की है। उन्होंने कहा कि जीने का तरीका और जीने का लक्ष्य गीता सिखाती है। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विनोद, यहां पर जिस तरीके से गीता महोत्सव का शुभारंभ हुआ है, गीता महोत्सव का आगाज हुआ है, इसे लेकर किस तरीके की तैयारियां यहां पर देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल, कल देर शाम गीता जयंती महोत्सव का आगाज हो चुका है। हरियाणा के पर्यटन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल द्वारा गीता जयंती महोत्सव का आगाज किया गया। वहीं धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी विधिवत पूजन और गीता महायज्ञ के साथ गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ कर दिया गया है। ऐसे में लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो कोरोना महामारी के कारण गीता जयंती का भव्य आयोजन नहीं किया जा सका और इस बार भव्य आयोजन किया जा रहा है और इसको लेकर हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार भी काफी प्रयत्न कर रही है। और अगर देखा जाए तो गीता जयंती महोत्सव को लेकर
जहां कुरुक्षेत्र के 48 कोस के अंदर जो 365 तीर्थ आते हैं, उनमें से आज भी 164 तीर्थ जो अस्तित्व में विद्यमान है, उनको कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा दुल्हन की तरह सजाया गया है। अगर गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर ब्रह्म सरोवर को देखा जाए तो यह देखा जा सकता है कि पूरा देश की भारतीय संस्कृति भी यहाँ पर उतरी हुई है, क्योंकि यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट मेले का जिसका शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवर पाल द्वारा शुभारंभ किया गया है और भारतीय संस्कृति के हर पहलू को यहाँ देखने को मिलेगा। और गीता जयंती महोत्सव को लेकर धार्मिक और शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। कंवर पाल गुर्जर जी से बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज मिल रही है सर मेरी? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हर खबर पर। जी जी, धन्यवाद जी। बिल्कुल, सबसे पहला सवाल सर आज आपसे यही पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से गीता महोत्सव का आगाज हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है, इसे लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से हैं, खुद आपने पहुंचे और आपने इसका शुभारंभ किया है, क्या कुछ तैयारियां रही सर, कैसा लगा? और सबसे बड़ी बात सर, सरकार की ओर से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए से? जी सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है, खुद आप हाँ, जी, तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से सरकार की तरफ से की गई है और जो हमारा पर्यटन विभाग है और अपना कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है और उसके साथ ही जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है, वो सारे के सारे भाग उसमें लगे हुए हैं और लोगों का बड़ा अच्छा रुझान है उसके प्रति। और बहुत से लोग जो है हैंडीक्राफ्ट वाले जो हैं, जो हमारे पेंटर हैं पूरे देश से, बहुत अच्छे अच्छे पेंटर वहां पे आए हुए हैं और बहुत अच्छी पेंटिंग गीता से ही संबंधित, भगवत गीता से ही संबंधित इस प्रकार की पेंटिंग और महाभारत से संबंधित पेंटिंग वहां पे कर रहे हैं, जिससे लोगों को काफी बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी संख्या में लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वहां पर बड़ी संख्या में लोग वहां पर उसमें शामिल होंगे। बिल्कुल। और उसी प्रकार से भजन गायक और दूसरे अन्य शास्त्रीय संगीत वगैरह का बहुत अच्छा इंतजाम वहाँ पे किया गया है। कंवर पाल जी, जीने का तरीका और जीने का लक्ष्य, सभी लोगों को बधाई भी देता हूँ और उनसे प्रार्थना भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें भाग लें। भगवत गीता जो है वो हमारे देश की पहचान है और ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे ही प्रदेश हरियाणा प्रदेश में कुरुक्षेत्र में ही आज से लगभग 5000 साल पहले ही उपदेश दिया और उसकी सार्थकता जितनी उस दिन थी उसी प्रकार से उसकी उतनी सार्थकता आज भी है जीवन में। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवत गीता का अध्ययन करें, इसके बारे में जाने। बहुत बहुत शुक्रिया कंवर पाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े और साथ ही उन्होंने पूरे देश को बधाई दी है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जीने का तरीका और जीने का लक्ष्य गीता सिखाती है। लगातार हरियाणा सरकार गीता के प्रचार प्रसार के लिए प्रयासरत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों को भी गीता भेंट की है। चलिए विनोद से एक सवाल पूछ लेते हैं, हमारे साथ लगातार यहाँ पर विनोद भी बने हुए हैं। विनोद, जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात करें तो जीने का तरीका और जीने का लक्ष्य गीता सिखाती है, खुद हरियाणा की अगर बात करें तो लगातार प्रयासरत है ताकि और अन्य लोगों तक इसे पहुंचाया जा सके। जी बिल्कुल, जो गीता अगर कहा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय केवल अर्जुन को ही संदेश नहीं दिया, वह वास्तव में वह संदेश पूरे मानव समाज के लिए, मानव जाति के लिए था। सृष्टि हुई मानव जाति को उन्होंने बताया कि वास्तव में जीवन क्या है, जीवन के कर्म क्या है, जीवन के कर्मों को किस तरह से करना है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गीता जयंती महोत्सव के आयोजन का मकसद भी यही है कि पूरे दुनिया को पता चले कि मानवीय जीवन की क्या प्रकाष्ठा है और मानवीय जीवन क्या है, इसके बारे में गीता के माध्यम से पूरे विश्व के कोने कोने तक यह संदेश पहुंचे। और इस बात को क्यों आप समझ सकते हैं कि पिछले कल से जो गीता जयंती का आगाज हुआ और आने वाले 15-20 दिन तक जो कुरुक्षेत्र का जो वातावरण है किस प्रकार से गीतामय रहेगा और गीता के भजनों से गूंजेगा और गीता के श्लोकों से गूंजेगा।
बिल्कुल विनोद, अगर देखा जाए जिस तरीके से अगर देश में इस वक्त एक और बड़ी चुनौती है वो है ओमिक्रॉन। यहां पर एक तरफ अगर देखें तो कोरोना को लेकर ही लोग काफी ज्यादा दहशत में रहे हैं, कोरोना को लेकर चुनौतियां भी बहुत ज्यादा रही हैं। ऐसे में ये नया वेरिएंट लोगों की चिंताओं को बढ़ा रहा है। सुरक्षा के क्या कुछ यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, कोरोना गाइडलाइन के क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का जो ख्याल है वो सबसे ज्यादा लोगों को अब रखना होगा। जी बिल्कुल, इस बात को लेकर कल भी सवाल उठते रहे हैं और जो पत्रकार वार्ता हुई उसके दौरान भी सवाल उठे। हालांकि प्रशासन द्वारा बार बार सचेत किया जा रहा है और क्योंकि 3.5 किलोमीटर के जो सराउंडिंग एरिया में ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ जो गीता जयंती महोत्सव का भव्य स्वरूप प्रदान किया गया, वही स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस बात को सचेत किया गया है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए जो ओमिक्रॉन का जो नया स्वरूप आया है उससे बचाव के लिए किस प्रकार लोगों को सावधानियां बरतनी है। परंतु हालांकि हमने भी गीता जयंती महोत्सव के दौरान जाकर देखा है कि वहां पर कितने के लोग अभी सतर्क हुए, क्योंकि जो कोरोना महामारी से दूसरी वेव थी उससे जो थोड़ी राहत मिली है तो उसके बाद लोग थोड़ा सा लापरवाह नजर आए हैं। हालांकि प्रशासन को जहां इसमें थोड़ा सा प्रयास करने होंगे, वहीं प्रशासन द्वारा कोशिश की गई है कि लोगों को सतर्क किया जाए और लोगों को, क्योंकि इस प्रकार का किस थर्ड जो वेव आई है उससे कहीं कोई दिक्कत ना आए, ये प्रशासन का दावा किया गया कि इससे बचाव के हर तरह के प्रबंध किए गए। चलिए विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, इस पूरी खबर का विश्लेषण करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। आने वाली 13 दिसंबर को गीता संसद में होगी। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की बात कर ले तो लगातार जिस तरीके से इसकी परीक्षाओं को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे, अब उन सवालों पर यहां अंकुश लग चुका है। आपको बता दें कि लगातार HSSC को लेकर लगातार यहां पर सवाल उठते हुए आए हैं, लेकिन कमांडो का रिजल्ट घोषित हो गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कमांडो, पुलिस, पुरुष कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा में कांस्टेबल उम्मीदवारों के परिणाम जारी कर दिए हैं। अब शॉर्ट लिस्टेड किए गए उम्मीदवारों को 9 दिसंबर को सुबह 9 बजे पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में पहुंचना होगा, जहां उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो कमांडो का रिजल्ट घोषित हो चुका है। पंचकुला अब इन्हें पहुंचना है, निर्देश मिल चुके हैं। पंचकुला पहुंचने के शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को निर्देश दिए गए हैं, जो तमाम दस्तावेज हैं उनकी जांच भी की जाएगी। तो HSSC रिजल्ट यानी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कमांडो, पुलिस, पुरुष कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा में कांस्टेबल उम्मीदवारों के परिणाम जारी कर दिए हैं और अब शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 9 दिसंबर को सुबह 9 बजे पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में पहुंचना होगा, जहां उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच पड़ताल भी की जाएगी। तो जो शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवार हैं उन्हें निर्देश मिले हैं कि उन्हें अब पंचकुला जाना होगा। पंचकुला पहुंचने के निर्देश उन्हें दिए गए। साथ ही साथ इस रिजल्ट को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब ये सवाल खत्म हो चुके हैं। परिणाम घोषित हो चुका है, निर्देश मिल चुके हैं पंचकुला जाने के। सुबह 9 बजे 9 दिसंबर को इन्हें पहुंचना है और वहीं पर जाकर जो आखिर में जो सबसे लास्ट प्रोसेस वो ये है कि इनके दस्तावेजों की अब जांच की जाएगी। इनके दस्तावेज जितने भी हैं उन पेपर्स की जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद ही आगे के निर्देश इन लोगों को दिए जाएंगे। तो बड़ी खबर है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कमांडो, पुलिस, पुरुष कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जो उम्मीदवार थे, जो कांस्टेबल थे, उनके परिणामों को घोषित कर दिया गया है। सेक्टर 5 पहुंचना है इनको पंचकुला में। सेक्टर 5 पंचकुला में 9 दिसंबर को इन लोगों को पहुंचना है। सुबह 9 बजे इन्हें वहां पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। इस ग्राउंड में पहुंचने के बाद इन्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि एक एक करके इन तमाम यहां पर जो उम्मीदवार, जो परिणाम जिनके घोषित हुए हैं, इन लोगों के यहां पर दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जाएगी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। रवि, कमांडो का रिजल्ट घोषित हो चुका है, ग्राउंड में पहुंचना है इन्हें अब 9 दिसंबर को सुबह 9 बजे पंचकुला में, जहां इनके आगे के दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जाएगी। इस पूरी खबर पर जानकारी दें। HSSC द्वारा हरियाणा पुलिस की कमांडो विंग की भर्ती निकाली गई थी। 520 पदों के लिए कमांडो विंग की भर्ती निकाली गई थी, जिसके लिखित परीक्षा का जो है वो रिजल्ट अब आ चुका है। आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है 187 जो है अनरिजर्व एप्लीकेंट्स जो है वो
जिनकी परीक्षा हुई थी वो है, और इसके अलावा बाकी जो एप्लीकेंट्स हैं वो सारे रिजर्व पॉलिसी थी, रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लिखित परीक्षा हुई थी, ये बीते माह 24 नवंबर को ये लिखित परीक्षा हुई थी, और जिसका अब जो है रिजल्ट आ चुका है, और जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपना रिजल्ट जो है वो hssc.gov.in पर जो है अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से रवि अगर देखा जाए तो अब इन लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इन्हें पहुंचना है, और पहुंचने के बाद जो इनके दस्तावेज हैं अब उनकी जांच की जाएगी। सेकंड स्टेप इनका यही है कि तमाम जो दस्तावेज है उनकी जांच की जाएगी। वहां ग्राउंड में पहुंचने के बाद इन्हें इंतजार करना होगा कि इनकी बारी कब आएगी। एक एक करके दस्तावेजों को जांच करने के बाद ही आगे का निर्देश इन लोगों को दिया जाएगा। जी बिल्कुल, दस्तावेजों की गहनता से जो है वो जांच की जाएगी, उसके बाद उनकी बारी आएगी, लेकिन उसके लिए इंतजार जो है वो इंतजार इनको करना ही पड़ेगा। जिस तरीके के अभी हाल ही में जिस तरीके से एचएससी लगातार जो है वो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो इनके ऊपर चला था, उसके बाद से अब जो ये रिजल्ट सामने आया, इससे एक उम्मीद जो है युवाओं की उम्मीद जगती है, और इस उम्मीद के खरा उतरने के लिए वो लगातार जिस तरीके से 9 दिसंबर को जो है बुलाई गई है इनकी दस्तावेज की जांच करने के लिए, वो उसमें गहनता से इनकी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। रवि, ये कहना गलत नहीं होगा कि कई गंभीर आरोप लगातार यहाँ पर लगे हैं एचएसएससी पर, कई आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो भी यहाँ पर लगातार चला आ रहा है, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे में इस रिजल्ट के बाद युवाओं के अंदर थोड़ी सी उम्मीद जरूर जगी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके का एचएससी और एचपीएससी के जो मामले सामने आए थे, उसके बाद से युवाओं का जो एक भरोसा था वो थोड़ा सा डगमगाया था, जिसके बाद अब जैसे ये रिजल्ट सामने आया है, जो रिटन एग्जामिनेशन हुए थे कमांडो विंग के लिए, उसके जो रिजल्ट सामने आए हैं, उसके बाद से युवाओं में जो भरोसा है वो फिर से जागृत हुआ है कि आखिरकार जो उनकी जो मेहनत है वो रंग जरूर लाएगी। तो ये बहुत सारी एक जिस तरीके से जो घटनाएं होती रही हैं, चाहे वो भर्ती घोटाले हो, पेपर लीक के मामले हो, इन तमाम मुद्दों पर जो है सरकार अपनी तरफ से हमेशा सफाई देती रही है, लेकिन ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमेशा जो है ये मामले जो है समय दर समय जो है उजागर भी हुए हैं। तो अब जो ये रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट सामने आया, उसके बाद युवाओं को एक बार फिर से बड़ा भरोसा जो है वो दिखाई दे रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, इस पूरी खबर के बारे में जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो देश में इलेक्ट्रॉनिक यहां पर चीजों की लगातार मांग बढ़ रही है, साथ ही साथ इसके वाहनों को लेकर भी अगर हम बातचीत करें तो इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारें भी इस दिशा में सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मनोहर सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने का लगातार प्रयास कर रही है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए प्रदेश में नेशनल और स्टेट हाईवे पर 580 बिजली घरों में चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। 2022 से काम शुरू होगा। बता दें कि यहां पर वर्ल्ड कार फ्री डे पर भी सीएम मनोहर लाल ने कहा था कि राज्य सरकार ई वाहनों की मांगों को यहां पर बढ़ावा देने के प्रयास में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को सब्सिडी भी प्रदान करेगी। तो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन में यहां पर इसकी प्रक्रिया जोरों पर है। न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारें भी इस दिशा में सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मनोहर सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने का लगातार प्रयास भी कर रही है। तो इसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए प्रदेश में नेशनल और स्टेट हाईवे पर 580 बिजली घरों में चार्जिंग स्टेशन भी बनेंगे। यानी कि अब आप इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे सकते हैं। सरकार भी खुद इस ओर अपने कदम बढ़ा चुकी है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा बातचीत उनसे कर लेते हैं। रवि, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन को लाने में लगातार प्रक्रिया जोरों पर है। न सिर्फ केंद्र सरकार, अगर हम बात करें राज्य सरकार की, तो तमाम राज्य सरकारें भी इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है, कदम उठा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर जो है वो बीते वर्षों से लेकर अब तक जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और अभी भी जो हालात बने हुए हैं, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बने हुए हैं अलग अलग शहरों के, और इसके अंतर्गत जो हरियाणा के जो शहर है वहां का भी AQI जो लेवल बना हुआ है वो काफी खतरनाक लेवल तक पहुंचा है, जिसकी वजह से जो है सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आई जाए जिससे कि प्रदूषण ना फैले। तो इसी के तहत जो है अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, जिसके तहत जो है वो अब
हरियाणा के अंदर चंडीगढ़ से दिल्ली तक का सफर जो होगा और उसके वहां के लिए 580 चार्जिंग पॉइंट्स जो है वो बनाए जाएंगे, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है जब वो चले तो उनको चार्जिंग पॉइंट्स के लिए एक उचित दूरी के बाद जो है वो 580 चार्जिंग पॉइंट्स जो है वो बनाए जाएंगे। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि ये चार्जिंग पॉइंट्स के साथ साथ वहां पे यात्रीगण जो है वो उनके बैठने की, रुकने की व्यवस्था भी की जाएगी, फूड कॉर्नर्स भी लगेंगे। तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है सरकार द्वारा कि जिस तरीके से अभी 580 और आगामी वर्षों में जो है वो हमारी चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या को 1000 तक ले जाने की हमारा उद्देश्य है। जी चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और इस खबर का विश्लेषण करने का बेहद शुक्रिया। तो हर खबर की खबर का असर हुआ है। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस खबर को हर खबर ने बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया, और बड़े ही प्रमुखता से दिखाने के बाद इस खबर का असर भी हुआ है। जी हां, यहां पर बड़े अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जिस तरह से गेहूं यहां पर बर्बाद हुआ है, उसे लेकर लगातार हर खबर ने इस खबर को उठाया है। अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ गया है बिलासपुर मंडी में करोड़ों का गेहूं। हर खबर पर प्रमुखता से इस खबर को दिखाया गया। वेयर हाउस के चेयरमैन यहां पर नयनपाल रावत ने हर खबर पर कहा कि लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से नुकसान की भरपाई होगी। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यहां पर बिलासपुर मंडी में करोड़ों का जो गेहूं है वो यहां पर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। इस पूरी खबर पर हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं सुरेंद्र मेहता। उनसे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं इस खबर के बारे में। सुरेंद्र मेहता, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है यमुनानगर की, जहां बिलासपुर मंडी में करोड़ों रुपए का जो गेहूं है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से। जब इस पर बातचीत की गई है यहां पर वेयर हाउस के चेयरमैन से, नयनपाल से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी अधिकारी है, जिनकी भी गलती है, उनके वेतन से इसकी वसूली की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, काफी संगीन और गंभीर मामला है। और करोड़ों का जो गेहूं है वो सड़ चुका है, बुरी हालत में है, उसे जानवर भी खाने को तैयार नहीं होंगे, इस हालत में है। आसपास गुजरने पर भी बदबू आती है। इस तरह की सूचनाएं जब हमने प्रमुखता से प्रकाशित की हैं हर खबर हरियाणा चैनल पर, उसके बाद सरकार हरकत में आई है। जो चेयरमैन है वेयर हाउसिंग के, उनको भेजा गया मौके पर। उन्होंने आकर सारी चीजें स्वयं जांच की है, हर ब्लॉक को जाके स्वयं चेक किया उन्होंने, और उन्होंने माना कि अधिकारियों की गलती है और जो भी इसका नुकसान हुआ है वो अधिकारियों से वसूली की जाएगी। क्योंकि यहाँ एक लंबा चौड़ा अमला तैनात रहता है रखरखाव के लिए, लेकिन रखरखाव नहीं रख पाया। जो ड्यूटी और जो नियम थे वो पूरे नहीं किए गए, जिसके चलते ये गेहूं खराब हुआ। अभी जो प्राथमिक सूचना है उसके हिसाब से उन्होंने ये दावा किया है कि 80 लाख की सूचना है कि अब तक खराब हो चुका है। अगर बाकी सारी एक कमेटी बनाई गई है जो सारी जांच करेगी कि कितना ज्यादा खराब हुआ है, उसके बाद वसूली की जाएगी उन अधिकारियों कर्मचारियों से जिनकी ड्यूटी थी, जिनकी लापरवाही हुई है। जी बिल्कुल, अगर सुरेंद्र देखा जाए तो एक तरफ लोगों को गेहूं नहीं मिल पाता है, लंबी लंबी लाइनों में लोगों को लगना पड़ता है, यहाँ पर इंतजार करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त टीवी पर और लोगों को दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें हैरान करती हैं कि सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से करोड़ों रुपए का गेहूं यहाँ पर बर्बाद हो जा रहा है। इस कदर बर्बाद हो रहा है कि जानवर भी इसे खा नहीं रहे हैं। बिल्कुल, इसमें दो स्तर पर लापरवाही हुई है। मैं बताना चाहूंगा कि पहली लापरवाही हुई है, ये जो गेहूं था इसमें से ज्यादातर जो था केंद्रीय भंडारण में जाना था वो नहीं गया। उसके बाद इसका रखरखाव होना था वो भी नहीं हुआ, और दोनों स्तर पर गंभीर लापरवाही हुई है। और इस समय जो हालत है इसकी गेहूं की वो बिल्कुल खाने लायक नहीं है। और इसको अगर ना देखा जाता, हमारे चैनल ने जो प्रमुखता से प्रकाशित किया है, दिखाया है, वो ना दिखाते तो शायद लीपापोती होती। उसके बाद अधिकारी इसी गेहूं को किसी न किसी तरीके लोगों के पास भेज देते, आटा पिसवा के लोगों के पास भिजवा दिया जाता। लोग खाने को मजबूर भी होते, मजबूरी में बीमार भी होते। लेकिन ये सारी लापरवाही सामने आ चुकी है। उसके बाद एक्शन भी लिया गया है और इसकी जांच भी की जा रही है, एक कमेटी भी गठित कर दी गई है। लेकिन बहुत गंभीर विषय है, आगे ना हो इसके लिए सरकार को बहुत गंभीरता से कार्रवाई करनी होगी और गंभीरता से कदम भी उठाने होंगे। अभी जो बात की जा रही है अधिकारियों से वसूली की, वो कुछ टाइम लगेगा, कितनी वसूली की जानी है, कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन एक्शन लिए जाने की बात जरूर कही गई है चेयरमैन द्वारा। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़े, खबर का विश्लेषण किया, बातचीत आपने की, इसका बेहद शुक्रिया। तो चलिए अब यहाँ पर अगली खबर की ओर रुख करेंगे और अगली खबर में यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश के बाद जो प्रदूषण है उससे थोड़ी सी राहत यहां पर मिलती हुई जरूर नजर आई है। हल्की बारिश की वजह से प्रदूषण का स्तर थोड़ा सा जरूर कम हुआ है, साथ ही साथ यहां पर लोगों को जरा सी राहत भी मिलती हुई नजर आई है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम एक बार फिर से सुहाना हो गया। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में ठंड ने भी दस्तक दे दी है। वहीं फरीदाबाद, गुरुग्राम में भी ठंड बढ़ चुकी है और प्रदूषण जिसकी वजह से लोग लगातार परेशान हो रहे थे, उससे यहां पर हल्का असर, लोगों को राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मंजीत, हमारे संवाददाता, सीधा लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मंजीत, जिस तरीके से गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से जो प्रदूषण का स्तर है वो भी थोड़ा सा कम हुआ है, साथ ही साथ ठंड ने दस्तक दे दी है। पूरे अगर हम बात करें तो फरीदाबाद, गुरुग्राम में भी ठंड बढ़ चुकी है, पूरे दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ी हुई है। हाँ जी कंचन, कल हुई जो हल्की बूंदाबांदी की वजह से जहां ठंड थोड़ी सी बढ़ी है, क्योंकि सुबह और शाम की थोड़ी ठंड थी, लेकिन दोपहर में थोड़ी गर्मी हो जाती थी। उसकी कल जो हुई हल्की बूंदाबांदी की वजह से थोड़ी ठंड में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन पोल्यूशन का जो स्तर है वह ज्यादा कम नहीं हुआ है। पोल्यूशन अब भी उतना है, यानी कि उसमें थोड़ी सी कमी आई है बस। बिल्कुल मंजीत, अगर देखा जाए जिस तरीके से पोल्यूशन लगातार लोगों की समस्या अभी भी बनी हुई है, अभी भी पोल्यूशन का जो स्तर है, बिल्कुल आपने सही कहा कि बिल्कुल थोड़ी बहुत इसमें कमी देखी गई है, लेकिन स्तर अभी बिल्कुल वैसा ही है, लोगों की समस्याएं भी वैसी बनी हुई है। लेकिन इस बारिश की वजह से ये कह सकते हैं कि जो लोगों के अंदर था कि अभी ठंड नहीं आ रही है, ठंड नहीं पड़ रही है, ये एक मुकालता खत्म हो गया है, क्योंकि इस बारिश की वजह से ठंड ने दस्तक दे दी है। हाँ जी कंचन, क्योंकि बरसात की वजह से जो कल हुई है हल्की बूंदाबांदी, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिन और बरसात के आसार हैं। जो हरियाणा राज्य के कई जिलों के अंदर जो हल्की बूंदाबांदी के साथ बरसात होने के आसार है। जो पहले भी मौसम विभाग ने कहा था कि 2 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच हल्की बूंदाबांदी या बरसात होने की संभावना है, जो कल देखी गई। लेकिन ज्यादा बरसात न होने की वजह से, हालांकि जो कल पोल्यूशन का स्तर था वह 400 के आसपास था, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी आई। लेकिन उससे यह है कि ठंड का जो पहले कम था, अब थोड़ी सी ठंड की में बढ़ोतरी जरूर हुई है। लेकिन अब आने वाले टाइम में जो अगर आज और कल जो आने वाले 2-3 दिन है, अगर बरसात होती है तो शायद और ज्यादा ठंड बढ़ने के आसार हैं और लोगों को पोल्यूशन से राहत मिलने के बहुत ज्यादा आसार बनेंगे इस बरसात की वजह से। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ गुरुग्राम से हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण भी जुड़ गए हैं। प्रवीण से बातचीत कर लेते हैं। प्रवीण, जिस तरीके से यहाँ पर गुरुवार को बारिश हुई, गुरुवार को बूंदाबांदी से प्रदूषण का स्तर थोड़ा बहुत कम हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर ठंड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। जी बिल्कुल, देखिए जो बरसात हुई है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत जरूर मिली है प्रदूषण में, लेकिन इसको पूरी तरह से राहत नहीं कह सकते, क्योंकि जितनी बूंदाबांदी हुई है वो कहीं ना कहीं नाकाफी है इस प्रदूषण को मिटाने के लिए। जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान है कि 1-2 दिनों में बारिश हो सकती है और जब बारिश थोड़ा तेज होगी तो ही इस प्रदूषण से निजात मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक जो बारिश हुई है उससे इतना तो निजात मिला है कि जो सड़कों से धूल उठती थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, और जो एक वातावरण के अंदर एक प्रदूषण की चादर छा गई थी वो भी कुछ ना कुछ नीचे आई है। हालांकि ठंड बढ़ने के कारण अभी भी जो हवा की गति है वो ज्यादा तेज नहीं है, क्योंकि जब तक हवा की गति तेज नहीं होगी तब तक प्रदूषण से राहत मिलना कम नजर आता है। और आपको बता दें कि जिस तरह से हवा चलेगी, हवा चलने के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रदूषण में कमी आएगी और हमें राहत भी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा, तो अब ये सब राम भरोसे रह गया है कि कुदरत ही कुछ कर सकती है, क्योंकि जो सरकारें हैं वो कुछ नहीं कर पा रही है। इसका संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया था। चलिए प्रवीण, आप आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे आगे भी खबरों पर बातचीत करते रहेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हमारे साथ मंजीत जुड़े थे। मंजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से लोगों के लिए जो परेशानियां थी वो परेशानियां थोड़ी सी खत्म हुई हैं, थोड़ी सी कम हुई हैं। आपको बता दें कि हल्की बारिश की वजह से थोड़ी यहाँ पर राहत जरूर मिली है। एनसीआर में गुरुवार को
हल्की बारिश हुई जिससे मौसम एक बार फिर से सुहाना हो गया। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में ठंड ने दस्तक दे दी है, तो वहीं फरीदाबाद गुरुग्राम में भी ठंड बढ़ चुकी है। बारिश की वजह से यहां पर एक जो समस्या लोगों के साथ थी पोल्यूशन की, वो समस्या यहां पर थोड़ी बहुत खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हल्की बारिश हुई है। बारिश के बाद थोड़ा सा पोल्यूशन का स्तर कम हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आखिरी बड़ी खबर की। गुरुग्राम में जिस तरीके से रोजगार मेले का आयोजन होगा, इसे लेकर लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। बेरोजगार युवाओं में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, इसमें खुद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा शिरकत करेंगे, जहां मूलचंद शर्मा बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का प्रयास करेंगे। गुरुग्राम के विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में इस मेले का आयोजन होगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा खुद यहां पर पहुंचेंगे। यहां पहुंचने के बाद जो बेरोजगार युवक हैं, उनकी एक उम्मीद यहां पर वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा यहां उन बेरोजगार युवाओं की उम्मीद है जो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि इस तरीके के आयोजन हो ताकि उन लोगों को रोजगार मिल सके। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा बने हुए हैं। प्रवीण शर्मा से बातचीत कर लेते हैं। प्रवीण, गुरुग्राम में विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में रोजगार मेले का आयोजन होगा और इसमें खुद यहां पर परिवहन मंत्री पहुंचेंगे। कह सकते हैं कि एक बड़ी उम्मीद यहां पर उन युवाओं को है जिनके पास रोजगार नहीं है। जी बिल्कुल कंचन, देखिए ये एक बहुत बड़ा मेगा जॉब फेयर लगाया जा रहा है विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में, जिसमें जो युवा हैं उनको रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। इस मेले के अंदर लगभग दर्जन भर से ज्यादा कंपनियां शिरकत कर रही है, जो युवाओं का मौके पर ही इंटरव्यू कर उनके कागजों की जांच कर उनको नौकरी देगी। और इसकी शुरुआत जो है परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा करेंगे। उनके साथ गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला भी मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि कौशल विश्वविद्यालय का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रदान करना, उनको टेक्निकल एजुकेशन देना है, जिसके बाद उन्हें आसानी से रोजगार मिल जाए। तो अभी जो युवा वहां से अभी पास आउट होकर निकले हैं और उन्हें रोजगार की तलाश है, तो उनको एक अच्छा मौका सरकार की ओर से मुहैया कराया जा रहा है कि कैंपस प्लेसमेंट उनके लिए कराई जा रही है। यहाँ पर जो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, उनके दर्जन भर से ज्यादा सीईओ और एमडी यहाँ पर इस मेले में शिरकत करेंगे और युवाओं का इंटरव्यू लेकर उनको प्लेसमेंट प्रदान करेंगे। साथ ही साथ प्रवीण, अगर देखा जाए तो उन युवाओं के लिए एक बड़ी उम्मीद भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि कई यहाँ पर अगर देखा जाए तो युवा बेरोजगार हैं जो ऐसे आयोजनों का इंतजार करते हैं ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम बात करें, कोविड काल में बहुत युवाओं की नौकरी चली गई थी और लगातार वो इस इंतजार में थे कि उनको एक बार फिर मौका मिले और वो अपनी नौकरी हासिल कर सके। तो ये एक बेहतरीन मौका हरियाणा सरकार की ओर से उन्हें दिया जा रहा है कि कैंपस के अंदर ही प्लेसमेंट सेंटर लगाया जा रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि वहां पर जो योग्य और कौशल युवा होंगे उनको सबको रोजगार मिलेगा, क्योंकि परिवहन मंत्री यहाँ पर लगातार रहेंगे और उनकी निगरानी में ये जॉब फेयर चलेगा ताकि किसी तरह के किसी युवा को परेशानी ना हो। इसके लिए जो विश्वविद्यालय के जो डीन है राज नेहरू, उन्होंने भी पूरी व्यवस्था की है। वहां पर विशेष तौर पर जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है ताकि जो युवा हैं उनको किसी परेशानी के बिना वहां पर रोजगार उपलब्ध हो सके। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस तरह से युवा कंपनियों में जाते हैं और उन्हें निकाल दिया जाता है और उनको रोजगार नहीं मिल पाता, लेकिन कंपनी अब खुद कैंपस में आके प्लेसमेंट दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कंपनियां जो है हरियाणा का जो एक कौशल विकास का नारा था कि युवाओं को सक्षम बनाएंगे, तो उस तरह की ये जो योजना थी वो कहीं ना कहीं सिरे चढ़ती नजर आ रही है। और आज उम्मीद यही की जा रही है कि वहां पर अधिकांश युवक अपना रोजगार पा सकेंगे। चलिए प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर का विश्लेषण करने का आपका बेहद शुक्रिया। तो आज के अखबार में कई खबरों पर हमने चर्चा की, कई खबरों का विश्लेषण किया और आज के तमाम अखबारों में इन खबरों को प्रमुखता के साथ जोड़ा गया। चलिए इसी के साथ आज के अखबार में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।